फारूक हबीब ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी में शामिल हो चुके हैं। पीटीआई छोड़ने वाले जितने भी रहनुमा थे, उन्होंने जितने बयानात दिए और जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और इंटरव्यूज़ में तज़किरा किया जाता रहा, वो सभी तकरीबन एक सा पैटर्न था। लेकिन आज जो फारूक हबीब साहब हैं, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली अलग अलग अलकादर ट्रस्ट की भी बात की, किस तरह से जहन साजी की जाती रही, तोशा खाना केस में क्या मामला था, अलकादर ट्रस्ट पे किस तरह से करके बंद लिफाफे में जो है वो पेश किया गया ये मामला काबीना के सामने और उनसे साइन करवाए गए, उस्मान बुज़दार साहब वाला क्या मामला था और साइफ़र वाला क्या मामला था, ये तमाम मामला जो हैं इन पर उन्होंने अपनी राय दी। बुखारी साहब, सबसे पहले तो ये कि ये तो हम सिलसिला देख रहे हैं, एक ही तरह के बयानात और एक ही तरह की जो है वो वजाहत की जाती रही है, लेकिन कितने लोग अब रह गए हैं पीटीआई में, ये मेरा सवाल है। और अगला शख्स कौन होगा, किसकी बारी आने वाली है? देखिए, पहले भी मैंने अपने प्रोग्राम में आप ही के साथ बैठ के ये कहा था कि उनमें अब ज़्यादा लोग नहीं रह गए हैं सिवाय दो नामों के, एक अली मोहम्मद साहब हैं और दूसरे उमर अयूब साहब हैं। उमर अयूब साहब ज़रा प्रेस रिलीज़ पर दस्तखत करने के लिए हैं और वो जो हैं वाहद स्पोक्समैन रह गए हैं, जो प्रोमिनेंट लोगों में से हैं। बाकी के सारे तो चिड़ियों की तरह से दाना चुग के उड़ गए हैं, और उड़ के कहाँ कहाँ गए हैं ये अब तफसील मेरे ख्याल से सबके सामने है। मैं दो तीन बातें जो हैं उसके ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। वो ये है कि एक तो वो हैदर अली आतिश ने कहा था कि सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। किसी मज़ीद गवाही की बाहर से ज़रूरत नहीं है, ख़ुद उनके इर्द गिर्द रैली करने वाले प्रोमिनेंट लोग उनके ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह हैं। कोई एक नाम बता दीजिए जो रह गया हो, दो नाम मैंने बता दिए इसके अलावा। लेकिन एक क्वालिटेटिव फ़र्क है, वो ये कि ये जो अपने फ़ारूक हबीब साहब हैं, बस इनका एक बड़ा यानी लतीफ़ा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक वाक़या है। जब अदम एतमाद पास हुई थी और आखिरी दिन था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो ये ख़बर सुन के कि अदम एतमाद की तारीख पास हो गई और इनकी हुकूमत जा रही है, सुना है कि बेहोश हो गए थे। हमाद अज़हर साहब थे? जी नहीं, फ़ारूक हबीब साहब की बात कर रहा हूँ मैं, पहले फ़ारूक हबीब साहब की बात कर रहे थे ना। दूसरी बात यह है कि अब होगा क्या। जो असल ख़राबी है वो ये है कि दो लोग और रह गए हैं, उनमें से एक हमाद अज़हर साहब हैं और दूसरे मुराद सईद साहब हैं। हमाद अज़हर साहब भी किसी न किसी दिन फड़फड़ाते हुए गिरेंगे कहीं ना कहीं। मुराद सईद साहब का मामला बहुत खौफनाक है। उनके पास अरशद शरीफ साहब का लैपटॉप भी है, उनका सेल फ़ोन भी है। अरशद शरीफ का मर्डर जो है वो इतना बड़ा स्कैंडल है आपके सामने, और इतना बड़ा यानी उकदा है जो खुल नहीं रहा है। जो शख्स पीटीआई से सबसे आखिरी दिनों तक अरशद शरीफ के साथ राब्ते में था, उसका नाम मुराद सईद है। मुराद सईद साहब मफरूर हैं। मुराद सईद साहब छुपते फिर रहे हैं इसलिए कि ख़ुद उनको ख़तरा लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज से नहीं है। प्लीज़ लेट मी क्लैरिफाई दिस। अच्छा, फिर किससे? वो डर रहे हैं अपनी ही पार्टी ना मरवा दे उनको कहीं, इसलिए अगर वो पकड़े जाते हैं, लैपटॉप और फ़ोन आ जाता है, तो अरशद शरीफ का मर्डर खुल जाएगा ना। किस किस का प्लान था, किस किस ने बनाया था, किस किस के इल्म में था, किसने ज़बरदस्ती भेजा था। मुझे एक तो याद है, हमारे साबिक़ प्राइम मिनिस्टर जो आजकल जेल में होते हैं, उन्होंने जलसा आम में कहा था कि मैंने मजबूर किया था अरशद शरीफ को कि मुल्क छोड़ दे। आपको भी याद होना चाहिए, जलसे की तकरीर है। बिल्कुल याद है। ठीक है। उसके बाद अब वो खुद ही सवाल पूछते हैं कि वो उसको तो पता नहीं किसने मजबूर करके यहाँ मुल्क से भेजा था। इतनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है उनमें। मुराद सईद साहब अपनी पार्टी से खौफजदा हैं, छुपे फिर रहे हैं कि पार्टी मुझे यानी इस वजह से कत्ल न करा दे कि मैं अगर पकड़ा गया तो सारे राज खोल दूंगा। एक तरफ तो हम ये मंजर देख रहे हैं, दूसरी तरफ जो फ़ारूक हबीब साहब हैं, उन्होंने तीन चार बातें जो हैं वो थोड़ी सी हटके की हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि दुनिया जहान कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हम पार्टी के अंदर होते हुए बुशरा बीबी, फराग होगी और उस्मान बुज़दार का दिफा करने से ही हमें फुर्सत नहीं मिली, इसलिए कि हमें ये पता था कि इनमें से किसी को कुछ हो गया तो खान साहब जो हैं वो क्या हशर करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा ना कि अगली दफ़ा भी बुज़दार ही आएंगे, और उन्होंने बिल्कुल ये कहा, उनका कि अगर दोबारा इक़्तिदार उन्हें मिले तो फिर भी यही करैक्टर हैं जो इस वक्त मेन स्ट्रीम में होंगे। चलिए जनाब, ये हमने कह दिया। उसके बाद वो ये कहते हैं कि हमें बेवकूफ़ बनाया गया, हमें रियासत मदीना के चक्कर दिए जाते रहे, ख़ुद तो शाखाना से गड़ियाँ लेते रहे, कैबिनेट के कलीग्स को पता नहीं है, अलकादर ट्रस्ट बनाया, हमें किसी को पता ही नहीं है, वो सीक्रेट लिफाफे में क्या था, उन्होंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है ना पल्ले खान। तो बुखारी साहब, मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि इमरान खान की तर्ज सियासत पर जिस तरह से उन्होंने बात की, और चले उन्हें उस वक्त एतराज़ भी था या अब एतराज़ है, तो जब एतराज़ था उस वक्त ये बातें क्यों नहीं की गई?
دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ ہر پارٹی کے ورکر کا، ہر پارٹی کے لیڈر کا ڈیلیما ہے جو پارٹیاں پرسنالٹی کلٹ پہ بنتی ہیں. انہیں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے زبان کھولی تو ہمارا کیا حشر ہوگا. یہ میں آپ کو بالکل وثوق سے بتا رہا ہوں. میں نے بہت ساری بایوگرافیز پڑھی ہیں جو بڑے ڈکٹیٹرز رہے ہیں ان کے اوپر جو لکھی گئی ہیں، آٹو بایوگرافیز بھی اور دوسری بھی. یہ پرسنالٹی کلٹ کا سب سے بڑا خوف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لیڈر کی مرضی کے خلاف کچھ کہا نہیں اور آپ ہی کے ساتھی ورکروں نے آپ کی ایسی تیسی کی نہیں. ٹھیک، تو یہ تو ہو گیا نا پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے یا آپ کے کارکن ہیں ان کا معاملہ. تو پی ٹی آئی کے جو لوگ جس طرح سے کر کے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ووٹر کیا سوچے یہ گا؟ بڑا بہت اہم سوال ہے. دیکھیے اس وقت دو جو مین سٹریم پارٹیز ہیں نا سیاست میں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان کے بیچ تھنی ہوئی ہے. اس کا ہم تذکرہ بھی کریں گے اگلے سیگمنٹ میں. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ اگر خان صاحب جیل میں رہتے ہیں، پارٹی تتر بکی ہوئی ہے، ہوگی کیا؟ تو جو ووٹر ہے وہ کدھر جائے گا؟ پیپلز پارٹی کی سوچ یہ ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی کا ووٹر از نواز ہیٹر، لہٰذا نواز شریف کے خلاف محاذ کھول دیں تاکہ یہ ووٹر جو ہے اس کو ہم اٹریکٹ کر سکیں. یہ ہے بنیادی لڑائی. جس طرح کے بیانات پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے دیے جا رہے ہیں، خاص طور سے جو سینئر سیزن پولیٹیشین ہیں، آج دیکھ لیجئے جو خورشید شاہ صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے، یہ ان کو آج سے 3 مہینے پہلے یاد نہیں تھا. کیسے پاسبل ہے؟ یہ بات زرداری صاحب نے بھی کی تھی کہ جو ہے وہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد بنانا پسند کریں گے، لیکن پریکٹیکلی یہ کیسے پاسبل ہے کہ جب پی ٹی آئی کے ووٹر کو جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ اس حد تک ان کو چور ڈاکو کہہ کر انٹروڈیوس کراتی رہی ہے، تو کیسے وہ ایک ووٹر پیپلز پارٹی کو میں عرض کروں، میرے خیال سے پیپلز پارٹی کی سوچ یہ ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب تو الیکشن نہیں لڑیں گے، نہ ان کی پارٹی کو بلے کا نشان ملے گا، لہٰذا اب رہ گیا ووٹر. اس کو ہم اٹریکٹ کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم نواز شریف کے ساتھ اپنی راہیں یعنی تھوڑی سی علیحدہ کریں اور پی ٹی آئی کے ووٹر کو اٹریکٹ کریں. اور مجھے لگتا ہے یہ کہ یہ کہیں اور ہو یا نہ ہو، یہ سندھ میں اور اس کے اربن ایریا میں ضرور ہوگا. اچھا، اور ایک آج ہم ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے زرداری صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان کی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ بھی بات ہو سکتی ہے اور انتخابات کے اتحاد پہ بھی بات ہو سکتی ہے. دیکھیے 2 باتیں میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں. ایک تو یہ کہ جو مرضی کر لیں زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے انکار کر دیا ہوا ہے پہلے بھی اور اب بھی کریں گے نواز شریف کے خلاف استعمال ہونے سے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹارگٹ جو ہے پیپلز پارٹی کا یہی رہے گا کہ ہمیں نون لیگ کے ووٹر نے ووٹ نہیں دینا، ہم جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے اس کو اٹریکٹ کریں گے. سندھ میں بھی جیتیں گے اور پنجاب میں بھی شاید کچھ سیٹیں نکال لیں. ٹھیک ہے بخاری صاحب، بریک لیں گے، شارٹ بریک، جس کے بعد جو ہے وہ ہم بات کریں گے کہ نواز شریف کی واپسی میں کیا کیا رکاوٹیں آئی ہیں. اسٹے ٹیونڈ.